1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, इस उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हों और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो। अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण न तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, और न ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे। 21वीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र शमशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा। लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। वायु, जल, वनस्पतियां और पशु पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं जिन पर उसका भविष्य निर्भर करता है। सार्वभौमिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे विधिवेत्ता और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: प्रदूषण मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वाहित मल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल केंद्र सरकार और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तथापि इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमति से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जांच और मुआयना करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्य स्तरीय जल प्रयोगशालाओं की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। वाहित मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का
अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है। यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। महोदय, विधिवेताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी, अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। जल अधिनियम 1974 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तैयार किया गया। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रख रखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती है और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। यद्यपि यह कानून काफी साहसिक कदम समझा जा सकता है, लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। इस नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है, जिसे अभी लागू किया जाना है। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 39 ख के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। स्टॉप।